वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो या प्रसार। हम यहाँ से कुछ आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और जिनको भी जो उत्तर आते हैं वो आप हाथ खड़ा ना करें। हमारे जो शिक्षक हैं हम लोग आपके पास पहुंच जाएंगे। कल हमने बहुत सुंदर कक्षा यहाँ पर दोपहर में पढ़ी थी। उससे प्रश्न है, किसी भी कार्य की सफलता में क्या होना चाहिए? दो बातें बतलाई थी यहाँ पर कक्षा में भाई साहब ने, जिस पर चर्चा हुई थी। किसी भी कार्य की सफलता में दो बातें मुख्य हैं, वो कौन कौन सी दो बातें हैं? व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्यकुशल। बहुत सुंदर। व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य की कुशलता। शिक्षक कैसे होने चाहिए? शिक्षक कैसे होने चाहिए? जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक। नहीं, एक शब्द में उत्तर चाहिए। तो गुण हैं, शिक्षक के गुण हैं। शिक्षक कैसे होने चाहिए? कुशल। शिक्षक कुशल सुयोग्य होने चाहिए। शिक्षक में तीन बातें बतलाई थी, गुण नहीं, ये जागरूक मननशील नहीं। तीन मुख्य बातें हमारे पंडित जी साहब, मास्टर जी साहब, प्राचार्य जी महोदय ने ये आपको बतलाई थी। तीन बातें कैसे सुयोग्य शिक्षकों की जरूरत है, इसमें तीन बातें आई थी। एक बात पहले एक बोलिए। हाँ, वीतराग विज्ञान, मतलब छात्रों में वीतराग विज्ञानता के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सके। बस। दूसरा बिंदु, सामान्य तत्व ज्ञान करा सके। बहुत सुंदर। तीसरा, सदाचार जीवन शैली सिखा सके। सदाचार और नैतिक जीवन शैली सिखा सके। शिक्षण कितने मुखी प्रक्रिया है? शिक्षण कितने मुखी प्रक्रिया? त्रिमुखी। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। छात्र हो, शिक्षक हो और कुर्सी टेबल हो तो अच्छे से शिक्षण हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? छात्र हो, शिक्षक हो और कुर्सी टेबल हो तो अच्छे से शिक्षण क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि विषय नहीं होगा। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न, छात्र हो, शिक्षक हो और बहुत सुंदर पुस्तक रखी हो तो क्या अध्ययन अध्यापन हो सकता है? नहीं, क्योंकि कार्य चलता रहना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता है? पुस्तक तो रखी है। क्योंकि शिक्षक पढ़ा ही नहीं रहे तो बच्चे समझेंगे क्या? नहीं आया समझ में। हाँ, तीनों में सामंजस्य स्थापित होना जरूरी है। बार बार एक से मत पूछो, दूसरे से पूछो। हाँ, अन्य उत्तर दें। विषय होना चाहिए। पुस्तक है, किसकी पुस्तक है तो उसमें विषय वस्तु जो रहेगी उस पर वो चर्चा करेंगे। आपको बोला था कि 6 पेज से लेकर के 12 पेज तक पढ़ के आना है। अब उनमें से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये तो कल पढ़ाया था वो पूछा, अब क्या आप पढ़ के आए हो वो आपसे पूछता हूं। शिक्षक के 3 गुण कौन कौन से हैं? ये भी हालांकि कल आया था लेकिन आपको पढ़ने के लिए निर्देश दिया था। शिक्षक के 3 गुण कौन कौन से हैं? एक गुण बोले जल्दी। शिक्षक जागरूक, मननशील। तीसरा, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक। जागरूक का तात्पर्य क्या है? यानी जागता रहे या और कुछ? जागरूक को आप कैसे समझाओगे? जागरूक किसे कहते हैं? जो जागता है उसका नाम जागरूक या और कोई बात है? शिक्षक जो विषय पढ़ा रहा हो उसके बारे में उसे पूरी जानकारी हो, या छात्र उससे जो क्वेश्चन करे उसका पूर्ण रूप से आंसर दे सके, इसे जागरूक। बहुत अच्छा। और थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, उसमें फुटनोट में 5 बिंदु दिए हैं, वो आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। अगला प्रश्न, 9 विशेषताएं इसमें बतलाई हैं जो शिक्षक जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनकी 9 विशेषताएं हैं। 5 विशेषताओं में प्रारंभ की 5 और 4, इसको 2 में डिवाइड कर रहे हैं। 5 विशेषताएं बतलानी है आगे की। कौन बतलाएगा? चलिए एक बोलिए, एक विशेषता। पहली, हाँ, कक्ष
कक्षा में शिक्षक की दृष्टि सभी छात्रों पर होनी चाहिए। बहुत अच्छा। दूसरा, कक्षा में अध्यापक का स्वर ना तो ज्यादा मंद हो ना ज्यादा तेज हो, मध्यम स्वर होना चाहिए। बहुत अच्छा। तीसरा, कक्षा में अध्यापक को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि छात्रों को जिज्ञासा हो पढ़ने की। ये चौथा वाला है। हाँ, बहुत अच्छा। तीसरे नंबर का, शिक्षक को पूर्व ज्ञान को आधार मानकर आगे की क्रिया मतलब पाठन कराना चाहिए। बहुत अच्छा। पांचवें नंबर का, ये सब आपको पढ़ने बोला था। शिक्षक को क्वेश्चन सामूहिक पूछना चाहिए और उत्तर व्यक्तिगत देना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं 5 शब्द बोलता हूं, आपको याद करना है। दृष्टि, मध्यम स्वर, पूर्व ज्ञान, जिज्ञासा, सामूहिक प्रश्न। ये 5 शब्द याद कर लो, आपको 5 बिंदु जल्दी से याद हो जाएंगे। अब अगला 4 बिंदु और एक। हाँ, 6वें नंबर का बिंदु, सरलता से कठिनता की। सरलता से कठिनता की ओर। उदाहरण से सिद्धांत की ओर। उदाहरण से सिद्धांत की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से मूर्त से अमृत की ओर। जो ढूंढेंगे यहाँ पर उन्हीं से पूछना है। आपको बोला ना पढ़ के आना है, तो आपको पहले पढ़ के आना है। चलिए, एक प्रश्न और अंतिम प्रश्न पूछता हूं। 2 प्रकार की आपको इसमें पाठ योजना दी गई है, वो आपको बतलानी है। वो कौन से 2 प्रकार हैं? पाठ योजना का इसमें प्रकार बतलाया है, 2 प्रकार बतलाए हैं। हाँ, बोलिए पीछे। एक मिनट। एक सोपान बनाना है, पाठ्यक्रम बनाना है, पढ़ाने का और फिर लिखने का। थोड़ा सा और। पढ़ाई जाने वाली पद्धति और सामान्य पद्धति। पढ़ाई जाने वाली पद्धति और पारिभाषिक शब्दावली। अब इसकी चर्चा अभी अपन को सबको सुंदर सुनने यहाँ पर मिलेगी। आप ध्यान पूर्वक से इसको सब सुने। ओम नमः सिद्धेभ्याम। कल तक अपन ने जो चर्चा की थी वो आप सभी को समझ में आ गई है। ये बात प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमें भी समझ में आ गई है। कल हमारी चर्चा चल रही थी, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके 3 भाग हैं, एक शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा विषय वस्तु। और इन तीनों के होने मात्र से शिक्षा नहीं हो जाएगी, शिक्षण नहीं हो जाएगा, बल्कि इन तीनों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। और वह समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी शिक्षक की खास तौर से होती है। हमने ये चर्चा की थी। हम आगे चर्चा करते हैं। स्वयं ज्ञान करना अलग बात है और प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना अलग बात है। नींबू का स्वाद कैसा होता है, ये ज्ञान करना हो बहुत आसान काम है। नींबू की एक बूंद जबान पर रखिए और उसका ज्ञान हो जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए ऐसे लोगों को नींबू का स्वाद समझाइए जिन्होंने ना कभी नींबू देखा है, न जाना है, न चखा है और जिन्हें उसका स्वाद मालूम नहीं है। बताइए कितना आसान काम है ये।
स्वयं जानना बहुत आसान है और जानी हुई विषय वस्तु को सामने वाले को समझा देना ये एक बहुत बड़ी कला है। आप जानते हैं जिनवाणी हमारे पास में विद्यमान है, द्वादशांग जिनवाणी, और वो तो द्वादशांग जिनवाणी तो बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु हमारे जो करंट सब्जेक्ट हैं, जो हमारे लिए विशेष तौर से प्रयोजनभूत हैं, उन विषयों के ऊपर भी प्रचुर मात्रा में सत साहित्य विद्यमान है, उपलब्ध है, और हम उसे पढ़कर और सक्षम विद्वानों के मुख से उनके बारे में सुनकर उन विषय के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि आप इस विषय पर वक्तव्य दीजिए और जनता को इस विषय के बारे में समझाइए, तो क्या ये सबके लिए संभव है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। धर्म के 10 लक्षण एक किताब है, आप सभी लोगों ने पढ़ी है, डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल की लिखी हुई किताब है। उसमें धर्म के 10 लक्षण का विवेचन बहुत ही मार्मिक ढंग से, तार्किक ढंग से, सुरुचिपूर्ण ढंग से और ऐसे उदाहरणों तर्कों के साथ में किया है कि अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो बच्चे को भी धर्म के 10 लक्षण का भाव भाषण हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। अब हर साल 10 लक्षण महापर्व आते हैं और हर गांव नगर में, हर मंदिर में धर्म के 10 लक्षण के ऊपर चर्चा होती है और सभी विद्वानों के पास में वह पुस्तक उपलब्ध है, पर उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति उतने प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान नहीं कर पाता है और विषय वस्तु को स्पष्ट नहीं कर पाता है जितने प्रभावशाली ढंग से डॉक्टर भारिल स्वयं करते थे। तो ज्ञान तो उपलब्ध है, तर्क उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, भाषा उपलब्ध है, बिल्कुल सुगठित भाषा है और उसे पढ़कर के हम खुद समझ भी पाए हैं, परंतु उसी बात को जब हम समझाने की कोशिश करते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण है? वही बात है जो कल अपन बात कर रहे थे ना, विज्ञान और कला की। वो जो ज्ञान उपलब्ध है वो विज्ञान है और उस बात को सामने वाले तक पहुंचा देना ये कला है और कला प्रैक्टिस से आती है। आप पहली बार प्रयास करोगे तो वैसा नहीं कर पाएंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, 10 बार करेंगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। इसमें एक बात और है, लोग क्यों नहीं सफल हो पाते मालूम है? मैं गहरी बात बता रहा हूं। मान लीजिए एक एक निबंध 20-20 पेज का है और अगर हमें व्याख्यान करना है तो वो 20 पेज हमें याद होने चाहिए। अगर वो 20 पेज याद हैं तो हम कर पाएंगे क्या व्याख्यान? 20 पेज इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से याद होना बड़ा मुश्किल काम है। असंभव तो मैं नहीं कहता हूं, पर बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए पूरा ज्ञान उपलब्ध होते हुए भी कोई वक्ता उसको प्रभावशाली ढंग से संपूर्णपणे प्रकट नहीं कर पाता है। तो कैसे होगा? ये करना कैसे संभव है? दरअसल वो जो ज्ञान और विज्ञान उपलब्ध है उसका हमें अपने चिंतन का विषय बनाना होगा। दादा स्वयं उसका व्याख्यान करते थे तो वे बिल्कुल ठीक उसी क्रम से करते जाते थे, तो उनको कुछ जवानी याद नहीं था, परंतु वो उनका स्वयं का चिंतन किया हुआ अनुभूत विषय था
तो चिंतन में एक क्रम होता है ना, हम किसी भी चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो कि ये काम मुझे इस ढंग से करना चाहिए, तो इस ढंग से करने में ये कठिनाई आएगी, तो इस कठिनाई को मैं इस तरह से हल करूँगा। इस तरह से उसका एक क्रमिक विकास होता है चिंतन का। अब आप उस विचार यात्रा को तय करते हुए ए से जेड तक पहुंचे, वो विचार यात्रा आपने तय की है ना, तो आप दोबारा जब उसका वर्णन करने बैठेंगे तो वहां से ए से शुरू करेंगे तो आपके चित्त में विचार उसी क्रम से आएंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही उसी क्रम से विचार आएंगे और आप उसको प्रस्तुत कर देंगे। अब वो जो विचार आपने प्रस्तुत किए हैं उन्हें मैंने सुना है, मैंने सुन तो लिया और समझ भी लिया, पर अब कोई मुझसे कहे कि आप इसे प्रस्तुत कीजिए, तो चूंकि वो विचार यात्रा मैंने तय नहीं की है तो मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिए स्वाध्याय की विधि क्या है? स्वाध्याय की विधि क्या है कि जो हमने पढ़ा है, सुना है, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। और ये चिंतन साधारण चीज नहीं है। मैं एक बात पूछता हूं, हालांकि बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी यहाँ हैं, उन्हें उतना अभ्यास नहीं हो, अभ्यासी लोग भी यहाँ हैं। मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ता हूं कि 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप और देवशास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप, आत्मा परमात्मा का यथार्थ स्वरूप, इसका ज्ञान किस अवस्था में जीव को होता है? अगर मैं गुणस्थान की भाषा में बात करूं तो किस अवस्था में होता है इस बात का ज्ञान? बताओ, हाँ बताओ, माइक दो भैया। पहले गुणस्थान में होता है। हाँ, 5वें गुणस्थान। आपने पहले गुणस्थान बताया, वो किस आधार पर बताया? क्योंकि ज्ञान तो पहले गुणस्थान में होगा, तभी वो चौथे में जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में, देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप का निर्णय विकल्पात्मक ज्ञान में, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान पहले गुणस्थान में होता है। और उस पहले गुणस्थान से बाद में सम्यक दर्शन कैसे हो, तो उसके सम्यक ये पहले गुणस्थान में ये निर्णय कैसे होगा, कब होगा? देशना लब्धि पूर्वक। देशना मिली तो हमने इन चीजों का स्वरूप का यथार्थ निर्णय कर लिया। और हम सब लोग अभ्यासी लोग हैं, वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और मैं ये मान करके चलता हूं कि हम सब लोगों को 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप मालूम है, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है वो हमें मालूम है। अब सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन होने में क्या बाकी रह गया है? अच्छा, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। दूसरा सवाल, आदिनाथ जन्म से छायक सम्यक दृष्टि थे, ठीक है ना? तब तो वस्तु स्वरूप का उन्हें सच्चा श्रद्धांत तो था, और उनका गृहस्थी का काल भी हम गौण कर देते हैं। दीक्षा लेने के बाद में उन्हें कितने साल में केवल ज्ञान हुआ? 1000 साल में। तो जब यथार्थ श्रद्धान वस्तु स्वरूप का था तो केवल ज्ञान होने में 1000 साल किस बात में लगे? क्या करते रहे 1000 साल? कोरा ज्ञान नहीं था, कोरा ज्ञान नहीं था, श्रद्धान था, छायक सम्यक दृष्टि थे। तो ये क्या करते रहे? तपस्या करते रहे। एक सीधा सा जवाब हो सकता, तप करते रहे।
तप किस चीज का नाम है? तप के नाम पर वो क्या करते रहे? अपने स्वरूप का चिंतन ही तो करते रहे ना। क्या किया? अपने स्वरूप का चिंतन ही करते रहे ना। तो ये चिंतन साधारण चीज नहीं है। वो जो वस्तु स्वरूप का उन्हें ज्ञान हुआ था जिनवाणी के माध्यम से, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि के माध्यम से। आप कहोगे क्या बात करो, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कहां हमें मिली? अभी इस काल में तो कोई तीर्थंकर है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। इस बात में कोई फर्क नहीं है कि हमने साक्षात तीर्थंकर के समोसरण में बैठकर के तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त किया, या यहां पर किसी विद्वान के श्रीमुख से वो वाणी सुनी। वो ज्ञान, दोनों ही ज्ञान श्रुत ज्ञान है और दोनों ही एक ही कोटि के हैं। अभी वो बारीक भेद है ना निसर्गज और अधिगमज का, कि साहब आप कहेंगे कि नहीं ज्ञानी गुरु के मुख से सुना तब तो वो सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाता है अधिगमज, और किसी साधारण पंडित के मुख से सुना वो सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं होगा। वो होगा कि नहीं होगा? होगा वो भी, क्योंकि उसके मुख से सुना तो उसको जो निसर्गज और अधिगमज फर्क क्या, सम्यक दर्शन तो वो का वो है ना। अभी किसी एक विद्वान के मुख से वस्तु का स्वरूप सुना तो पूर्व का संस्कार जागृत हो गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो है ना। तो इस बात से माथा फोड़ने की और अपने भाग्य को कोसने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें साक्षात तीर्थंकर का समागम नहीं मिला। और कौन कहता नहीं मिला? कौन कहता नहीं मिला? अनंत बार मिला है। हम अनंत बार तीर्थंकरों के समोसरण में हम स्वयं जाकर के आए हैं, और ये जो तत्व ज्ञान है वही उनका ही दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तीर्थंकर भगवंतों का दिया हुआ तत्व ज्ञान हमारे पास में उपलब्ध है तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो जाता है? बस इसीलिए नहीं होता है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो तीर्थंकर भगवंतों का और आचार्यों का दिया हुआ ज्ञान है। वो ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं बना है। वो दूसरे का दिया हुआ ज्ञान हमारा ज्ञान कब बनेगा? देखो देखो देखो, वहां कोई बहुत महत्वपूर्ण, अपन जो बात कर रहे हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वहां कुछ खास नहीं हो रहा है। हमारे और सम्यक दर्शन के बीच में जो दूरी है वो सिर्फ उस चिंतन की दूरी है। ज्ञान तो हमारे पास उपलब्ध है, डाटाबेस तो हमारे पास में पूरा है, बस उस डाटा का एनालिसिस करना है। इसलिए चिंतन ही पूरी की पूरी प्रायोगिक लब्धि की जो विधि है, करण लब्धि है, वो चिंतन की प्रक्रिया ही है। करण लब्धि विकल्पात्मक होती है ना, तो बस हमारे और सम्यक दर्शन के बीच में यही चिंतन मिसिंग है। इसलिए चिंतन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो ज्ञान हम यहां पर प्राप्त कर रहे हैं, इस ज्ञान को परमात्मा प्रकाश का ज्ञान मत बने रहने दीजिए, इस प्रशिक्षण निर्देशिका का ज्ञान मत बने रहने, इसको चिंतन करके आत्मसात करके अपना ज्ञान बना लीजिए, तो ये ज्ञान कार्यकारी होगा। तो स्वयं ज्ञान प्राप्त करना एक बात है, और प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा देना ये दूसरी बात। जो स्वयं जो ज्ञान प्राप्त किया वो विज्ञान है, और प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की जो विधि है वो कला है, और वो कला हमें सीखनी होगी। वो इस बात पर निर्भर करता, अभी आएगी ये बात सामने। नितांत अनभिज्ञ छात्रों को वांछित विषय हृदयंगम करा देना सहज कार्य नहीं है। सहज नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। वेरी गुड। सहज तो नहीं है पर असंभव भी नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम उसमें दक्ष हो जाएंगे
और वो काम हम कर रहे हैं। आपकी जो प्रैक्टिस की क्लास होती है 2 घंटे की, उसको लाइटली मत लीजिएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम आप वहां कर रहे हैं। जो आपको जो विधि यहां पर सैद्धांतिक तौर से सिखाई जा रही है, उसको आप वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप अपने गांव में जाएंगे तो वो प्रैक्टिस काम में आएगी। ज्ञान तो आप ये किताब ले जाएंगे ना और उसको दे देंगे तो ज्ञान तो पहुंच गया, परंतु अगर आपने इसको पढ़ाने की, समझाने की प्रैक्टिस नहीं की तो आप असफल हो जाएंगे। इसलिए नितांत अनभिज्ञ छात्रों को वांछित विषय हृदयंगम करा देना सहज कार्य नहीं है। इसके लिए अध्यापक को यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं आपको पेपर आउट कर दूं, यह प्रश्न पेपर में जरूर आएगा। एक अध्यापक कैसा होना चाहिए? जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक। अध्यापक को जागरूक होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? अभी हम कुछ पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, उसमें एक पॉइंट आएगा कि छात्रों के, बेटे आप लोग किस चीज में बिजी हैं? हाँ, ये ध्यान दो यहां पर। अध्यापक को जागरूक होना चाहिए। तो जागरूकता किस चीज का नाम है? हालांकि एक क्लास तो बालबोध प्रशिक्षण की है और उसकी सैद्धांतिक कक्षा जो सुबह चलती है ना, तो विषय तो आपको वही पढ़ाना है, द्रव्य गुण पर्याय, 5 इंद्रियां, पाप, कसाय, गतियां। परंतु हमारे सामने कौन बैठा है? वो 5 साल का बच्चा बैठा है या 50 साल का व्यक्ति बैठा है? वो वही गतियां 5 साल के बच्चे को पढ़ाई जाएंगी तो एक ढंग से पढ़ाई जाएंगी, 50 साल के व्यक्ति को पढ़ाई जाएंगी तो दूसरे ढंग से पढ़ाई जाएंगी। उनमें हम जो उदाहरण का प्रयोग करेंगे, बच्चों के साथ में अलग करेंगे और बड़ों के साथ में अलग करेंगे। तो जो हम घर से तैयारी करके आए हैं ना, मान लीजिए कि आपको इनवाइट किया गया कि एक जगह आपको भाषण देने के लिए आना है। अब आपको पता तो है नहीं कि उसमें जहां पर आप जा रहे हैं वो जनता कौन सी है, कैसी है, किस उम्र वर्ग के लोग हैं, किस समूह के लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं, किस आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, किस राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। अब आपको तो एक विषय दे दिया और गए। अब आप जब जाकर के देखते हैं कि ऑडियंस कैसी है, तो आपका प्रस्तुतिकरण उसके हिसाब से होना चाहिए। और इसके लिए कौन सा गुण काम में आएगा? आपका जागरूकता। अगर मैं जागरूक हूं, अलर्ट हूं, तो मैं देखूंगा सामने कौन लोग बैठे हैं, इनके सामने किस तरह से बात करनी चाहिए। तो ये जागरूक, अगर आप जागरूक नहीं हैं तो असफल हो जाएंगे। मननशील, अपन ने मनन करने की चर्चा भी थोड़ी देर पहले की ना, चिंतन। एक ही बात को प्रस्तुत करने के कई तरीके हो सकते हैं सामने वाली ऑडियंस के हिसाब से। जो लोग सामने, किनके सामने किस तरह से हमें प्रस्तुत करना है, ये विधि कहां से आएगी? मनन करने से, चिंतन करने से। जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक, उनको मनोविज्ञान की समझ, बच्चों के मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। सामने कौन लोग बैठा है, कौन लोग बैठे हैं और उनके सामने हमें किस तरह से बात को प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर हम उस मनोविज्ञान को समझते हुए इस चीज को प्रस्तुत करेंगे तो हमारा प्रस्तुतिकरण सफल होगा, अन्यथा हम विफल हो जाएंगे। इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि मनोविज्ञान जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मनोविज्ञान की डिग्री लेकर के आए, पर हमें एक सहज रूप से मनोविज्ञान समझना चाहिए। अगर देखो ये बच्चे का ध्यान किधर है। अगर हमारे सामने
बच्चे आकर के बैठे हैं तो बच्चे चंचल प्रकृति के होते हैं, तो हम इस तरह से बात को प्रस्तुत करें कि उनका ध्यान भंग ना हो। अगर इस तरह के शिविर में आकर के लोग बैठे हैं तो उनकी मनोवृत्ति एक अलग तरह की है, और आपने एक ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा है और 1,000 रुपए का टिकट लेकर के लोग आपकी बात सुनने आए हैं, तो उनका मनोविज्ञान अलग तरह का है। ये आपका कोई दोष मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु ये स्वाभाविक वृत्ति है। जो 1,000 रुपए का टिकट लेकर के आया है वो उस टिकट की कीमत वसूलने के लिए आया है। वो वक्ता के एक शब्द को भी नीचे पढ़ने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, हर शब्द को ध्यान से सुनेगा, उसमें से कुछ ग्रहण करने की कोशिश करेगा। और जो कैजुअली जिसका टोडरमल जी ने प्रसंगवश शब्द से उल्लेख किया है, प्रसंगवश यहां आकर के बैठ गया है, तो उसको ऐसी जो समझ में आया सो ठीक, नहीं आया सो ठीक। तो हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारे सामने कैसे श्रोता बैठे हैं, और उस जागरूकता से मैंने ये तो जान लिया कि ये चंचल मनोवृत्ति के बच्चे सामने बैठे हैं, पर अगर मैं मननशील नहीं हूं तो अब मेरे पास में वो टूल्स नहीं है कि किस टूल से इन बच्चों को टैकल किया जाए। अगर मैं चिंतन ये समझ गया कि चंचल वृत्ति के बच्चे हैं और इन्हें बहुत कम ज्ञान है, परंतु अब इनके सामने बात कैसा करूं, मेरे पास में वो सामग्री नहीं है, क्योंकि मैं मननशील नहीं हूं। अगर मैं मननशील होता तो मेरे पास में वो विधि उपलब्ध होती, और उनका मुझे मनोविज्ञान मालूम नहीं है। ये बात हुई थी ना कि अभी आएगी बात, कि बात को हमें उठाना चाहिए जिज्ञासोत्पादक ढंग से। तो आप बात को इस ढंग से उठाइए, जैसा कि मैंने पहले दिन चर्चा की थी ना, कि ये आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हो, क्यों जाते हो? आपको भगवान बनना है, आप भगवान बन सकते हो। हाँ, आप बन सकते हो। अगर आपको बनना है तो आइए मैं बताता हूं विधि। अब आपने एक सुर्रा छोड़ दिया, अब बच्चों में जिज्ञासा, अरे ऐसा भी संभव है क्या कि जो भगवान मंदिर में विराजमान है वेदी पर, और सारी दुनिया जिनकी पूजा करती है, और हम तो सड़क पर ऐसे चप्पल चटकाते फिरते हैं, और जहां भी जाते हैं वो कहता है जरा साइड दे, हट इधर हट। हमें तो हर कदम पर ठोकर मिलती है, और लोग इनके सामने सर झुकाते हैं, और ये पंडित जी कहते हैं कि मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। तो आपने उसके सामने जिज्ञासा, तो ये मनोवैज्ञानिक, आपकी ये मनोवैज्ञानिक अप्रोच है कि बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुने, बात को इस प्रकार से उठाएं। तो इनका तात्पर्य ये है, एक अध्यापक को जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। कुशल अध्यापक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा में अध्यापक की दृष्टि छात्रों पर होनी चाहिए। बड़ी साधारण सी बात है, अगर अध्यापक की दृष्टि छात्रों पर नहीं होगी तो छात्र तो चंचल वृत्ति के होते हैं, तो वो आगे वाले के क्या चोटियां कहते हैं ना, चिरूटी भरेगा, फिर एक उस पेन से कुछ लिखेगा, उसका पेन उठा लेगा, छेड़छाड़ शुरू करेंगे और पूरी क्लास में अव्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो अगर अध्यापक की दृष्टि छात्रों पर रहेगी तो दृष्टि होने मात्र से छात्र सावधान रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। तो परंतु ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें ये लिखने की क्या जरूरत है? और ऐसा तो सभी लोग कर सकते हैं। छात्रों पर दृष्टि रखना कौन सी बड़ी बात है? लगती तो साधारण बात है, परंतु है बहुत असाधारण, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पढ़ाना है तो दृष्टि कहां पर होगी? किताब पर होगी ना। जब किताब पर दृष्टि जाएगी तो छात्रों पर से दृष्टि हट जाएगी। फिर क्या होगा? ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो पीठ फेरेंगे
तो छात्रों पर से दृष्टि हट जाएगी। और बस छात्र तो इसी मौके की तलाश में रहते हैं। आपने पीठ फेरी और चौक उठा करके आपको मारेंगे। तो आपको किताब में से पढ़ना भी है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी है और दृष्टि छात्रों पर रखनी भी है। ये मालूम है कब संभव होगा कि आप पूरी तरह सिर्फ किताब पर ही निर्भर ना रहें। आपको पता है कि किताब में क्या लिखा है और आप लाइन के 2 शब्द पढ़ें और आपको पता है आगे क्या लिखा है, तो आप छात्रों के ऊपर दृष्टि भी रखेंगे और उसको पढ़ते भी जाएंगे। और जब आप ब्लैक बोर्ड पर काम करेंगे तो इस तरह से नहीं, इस तरह से करेंगे तो दृष्टि आपकी छात्रों पर बनी रहेगी और ब्लैक बोर्ड पर काम भी करते रह सकेंगे। इसलिए ये साधारण बात नहीं है, ये भी एक कला है। कक्षा में अध्यापक की दृष्टि छात्रों पर रहनी चाहिए। अध्यापक को न तो अति मंद स्वर में बोलना चाहिए और ना ही अति तीव्र स्वर में बोलना चाहिए। ऐसे स्वर में बोलना चाहिए कि सब छात्र आसानी से सुन सकें। मध्यम स्वर में बोलना चाहिए। अब देखिए एक बात, यहां पर इतनी बड़ी सभा बैठी है, कम से कम 500 लोग होंगे और मैं यहां पर बैठ करके बुदबुदाऊं नमो रिंताड़म नमो सिद्धा, जो जानता है देखता है उसे जीव कहते हैं, कैसा रहेगा? अगर मैं इस स्वर में बात करूं तो कैसा रहेगा? अच्छा, और दूसरा, जो जानता है नरेंद्र मोदी की स्टाइल में चीख करके, अरे उसके सामने लाखों की सभा होती है तो वो इस स्वर में बात करते हैं। अगर मैं यहां पर, देखो हंसी आ रही ना आपको, बस ऐसा ही होगा। अगर आप एबनॉर्मल बिहेवियर करेंगे तो छात्र आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए न तो अध्यापक को अति मंद स्वर में बोलना चाहिए और न ही अति तीव्र स्वर में बोलना चाहिए। सभा में बैठा अंतिम बालक हमारी आवाज को ढंग से सुन सके, इतने स्वर में बोलना चाहिए। अच्छा, कैसे पता लगे अंतिम बालक ने सुना कि नहीं? अंतिम बालक तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये बात कैसे पता लगे? हैं? हाँ, अच्छा, खड़े हो, आप बहुत होशियार हो, माइक दो। ये बोल रहे हैं कि बच्चों से पूछ लो कि आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, यही कह रहे हो ना? तो मैंने पूछा कि आपको पीछे आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? तो उनका क्या जवाब आएगा बताओ? हैं? आ रही है जवाब तो तब आएगा जब आवाज आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो क्या जवाब आएगा? नहीं आ रही होगी तो पहले उनके पास जाकर पूछूंगा कि आपको आखिरी तक आवाज नहीं, आ रही है? नहीं, आप नहीं तो आखिरी वाले से प्रश्न पूछ लूंगा। नहीं, क्या बोला? अरे आगे प्रश्न बढ़ने की जरूरत क्या है? मैंने सवाल पूछा कि आपको सुनाई दे रहा है, और जब को सुनाई दे रहा है तो जवाब आ गया हाँ सुनाई दे रहा है। अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो क्या जवाब आएगा? आवाज थोड़ी और ऊंची कर लूंगा, जवाब नहीं आएगा तो। अरे मैं, आपका गोला तो छूट चुका, अब तो सामने से कैसे पढ़ते हैं उसका इंतजार करना है। तो वो उसका जवाब क्या होगा? अगर उसने सुना नहीं है तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब नहीं आएगा। वाह, वेरी गुड, होशियार है। अगर उसका जवाब आए नहीं सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या, तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सुनाई दे रहा है। ये कौन से नए से? देखो कैसी आश्चर्य की बात है। अगर उसका, ये बच्चे कह रहे हैं, आप सहमत हो गए सभी लोग, ये बच्चे कह रहे हैं कि अगर उसका जवाब आता है कि सुनाई नहीं दे रहा है तो उसका मतलब है सुनाई दे रहा है। अब जब खुलेआम वो कह रहा है सुनाई नहीं दे रहा है तो उसका ये मतलब कैसे हुआ कि सुनाई दे रहा है?
बस इसी तरह से अगर आप अपने क्लास को मनोरंजक बनाए रखेंगे तो बच्चे रोज आपकी क्लास में आते रहेंगे। जहां भी मौका मिले अपनी इस कला का उपयोग करो। भाई सीधी सी बात है कि जब आपने सवाल पूछा कि सुनाई दे रहा है कि नहीं और वो जवाब दे रहा है, इसका मतलब उसने सुन लिया है। तो फिर आप क्या मानेंगे कि उसको सुनाई दे रहा है, उसकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? फिर क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? वो कह रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, अब आप क्या करोगे? आपका एक्शन क्या होगा? क्योंकि आप तो समझ गए उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है, इसका मतलब उसने सुन लिया है। अब आपको क्या करना चाहिए? उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनता है, वो आपके एक्शन भी सुनता है। और जो परिचित विषय होता है उसमें कुछ धुंधली धुंधली सी भी बात सुनाई दे जाती है तो भी वो समझ जाता है। इसलिए आवाज उसे प्रॉपर ढंग से सुनाई नहीं दे रही है, परंतु उसने अनुमान लगा लिया है कि गुरुजी ये पूछ रहे हैं कि सुनाई दे रहा है या नहीं, और उसे चूंकि सही ढंग से पूरी तरह सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए उसने कहा है कि सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए हमें थोड़ा अपना स्वर बढ़ाना पड़ेगा। वो नितांत झूठ नहीं बोल रहा है। अब ये निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचोगे? अगर आप जागरूक हैं, मननशील हैं और मनोवैज्ञानिक हैं, तब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे। नहीं तो आप कहोगे कि उल्लू बनाता है, मैंने पूछा जवाब तो दे रहा हूं, फिर कहता है नहीं सुनाई दे रहा है, सुनाई तो दे रहा है। तो आप फिर अपना स्वर मंद रखेंगे तो असफल हो जाएंगे। जागरूकता कहां काम आती है, मननशीलता कहां काम आती है, मनोवैज्ञानिकता कहां काम आती है, कदम कदम पर आपको इनका उपयोग करना पड़ेगा। छात्रों के स्तर एवं पूर्व ज्ञान को आधार मानकर अपनी बात समझानी चाहिए। हमारे सामने जो जैसा कि हमने चर्चा की ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर 5 वर्ष का बच्चा बैठा है तो उसके सामने बात अलग ढंग से होगी। अगर वयोवृद्ध लोग बैठे हैं तो उनके सामने बात अलग ढंग से होगी, क्योंकि वो 5 वर्ष का बच्चा कभी इस बात का फर्क को नहीं समझ सकता है। जब हम कहें कि ये जो सामने बकरी है ना, उसका शरीर अजीब है और आत्मा जीव है, तो उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं है कि ये जो बकरी है ना चलती फिरती, ये 2 चीजों के संगम से बनी हुई है। इसमें ये शरीर अलग है और इसमें कोई एक चेतन है। और जो 50 वर्ष का व्यक्ति है उसे तो बहुत अच्छी तरह पता है जीवन क्या होता है, मरण क्या होता है, इस देह में से आत्मा निकल जाए। वो 5 वर्ष का बच्चा तो मृत्यु को जानता ही नहीं है। तो उसे समझाने का ढंग, उसको आप बड़े व्यक्ति को तो कहेंगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब देखो मर जाता है तो आत्मा चली जाती है, तो ये देह पड़ी रह जाती है। वो देह पड़ी रह गई, वो अजीब है, और जो निकल गया वो चेतन है। और 5 वर्ष के बालक को आप इस ढंग से नहीं समझा सकते, उसको समझाने का तरीका और होगा। तो हमें बात की, देखिए भाई साहब आप, हाँ यहां ध्यान दो। आपने अब आजकल तो गूगल का जमाना है ना, तो गूगल में आप एक कोई लोकेशन सर्च करते हो तो 2 तरह से होता है। एक तो आप यहां पर बैठे हो और यहां से घंटा घर का आपको रास्ता चाहिए, तो आप सिर्फ डेस्टिनेशन टाइप करते हो, घंटा घर हो, यहां से उसका आपको डायरेक्शन मिल जाता है। परंतु आप बैठे तो हो दिल्ली में, और दिल्ली में बैठ करके आपको ये बात का पता लगाना है कि बीना से ललितपुर कितनी दूरी है। तो आपको क्या लिखना पड़ता है? आप प्रेजेंट लोकेशन, इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट 2 लिखने पड़ते हैं ना। पुराने समय में हर चौराहे पर, गांव में और शहरों में नक्शे लगे रहते थे हर चौराहे पर, आपको बताने के लिए, आपका रास्ता पता करने के लिए। उसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट मालूम क्या होता था?
यू आर हियर, आप जहां खड़े हैं उस चीज को मार्क किया जाता था। अब जब आपको पता है मैं यहां खड़ा हूं और मुझे यहां से घंटाघर जाना है, तो कौन सा रास्ता लेना है। अगर एक बात बताओ, मैं एक सवाल पूछूं, घंटाघर का रास्ता क्या है? कौन जवाब देगा? मैं घंटाघर का रास्ता, हाँ बताओ बताओ, माइक पर। कहाँ से जाना है? हाँ, सामने वाले का ये सवाल होना चाहिए कि कहां से जाना है। क्योंकि मान लीजिए घंटाघर यहां पर है, तो आपको यहां से घंटाघर जाना है तो ये रास्ता है, ये महात्मा गांधी मार्ग। यहां से जाना है तो ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग। यहां से अगर जाना है तो इंदिरा गांधी मार्ग, और यहां से जाना है तो राजीव गांधी मार्ग। अब सवाल एक है कि घंटाघर का रास्ता क्या है, और उसके जवाब तो 4 हो गए। अब इन 4 जवाब में से एक जवाब कौन सा सच्चा है? अगर आपको ये पता हो कि कहां से जाना है, तो फिर प्रश्न के 4 जवाब नहीं आएंगे, एक ही जवाब आएगा। तो हमें भाई यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली कैसे जाएं? तो बस ललितपुर से ट्रेन पकड़ो और फलानी ट्रेन दिल्ली जाती है। तो उसने क्या बताया? ललितपुर स्टेशन से दिल्ली स्टेशन का रास्ता बताया। परंतु भैया मैं तो यहां बैठा हूं, मुझे तो ये जानना कि यहां से दिल्ली कैसे जाऊं। तो क्या बताना पड़ेगा? यहां से बाहर निकलो, फिर राइट लो, वो रास्ता सीधा ललितपुर स्टेशन पर जाएगा, और फिर वहां से आप टिकट विंडो से टिकट खरीदो और सो ऑन। ठीक है ना? तो हमें जो बात सिखा ली है, एक सम्यक दृष्टियों की सभा हो, उसमें आत्मानुभूति की बात सिखानी हो, और एक मिथ्या दृष्टियों की सभा हो, उसमें सिखानी हो, और एक जिसे नमोकार मंत्र ही नहीं मालूम है उसे सिखाना हो। इसमें अंतर होगा कि नहीं? इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं उनका पूर्व ज्ञान क्या है, उन्होंने कहां तक उनको ज्ञान है, कहां तक उन्होंने पढ़ा है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? मुख्य तौर पर मान लो हम बालवोत पाठमाला भाग 3 पढ़ा रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय का पाठ, तो हमें पता है कि भाग 2 में 6 द्रव्य का पाठ पढ़ करके आए हैं, यहां तक इनको पता है। तो उससे आगे की हम बात बताएंगे। तो सामने बैठे छात्रों का स्तर क्या है, उसको पहचान कर उनके पूर्व ज्ञान को आधार बना करके अपनी बात करनी चाहिए। तो सामने वाला अपनी बात समझ पाएगा, वो फ्रूटफुल होगी, कार्यकारी होगी। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, मैं भी इस बात पर व्याख्यान किया करता हूं पूरी सीरीज, कि आखिर ये मूंग सींचते क्यों नहीं है। हम 50-50 वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कुछ होता क्यों नहीं है? जहां के तहां क्यों है? वो इसलिए नहीं होता है कि जब ये आत्मा की बात करता है ना, कि आत्मा एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, उसमें अनंत गुण हैं, और वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसे पर से कुछ लेना नहीं है, पर को कुछ देना नहीं है, ये सारी बात तो करता है। किसकी बात करता है? किसकी बात करता है? आत्मा की। आत्मा की बात करता है, पर ऐसे बात करता है जैसे कि थर्ड पर्सन की बात कर रहा हो, किसी और के बारे में बात कर रहा हो। जिस आत्मा की मैं चर्चा कर रहा हूं वो भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं, ये बात उसने कभी विचार ही नहीं किया। इसलिए थर्ड पर्सन की तरह, जैसे
टोडरमल जी ने लिखा कि ऐसे बातें करता है जैसे किसी और की बात कर रहा है, इसलिए वो कार्यकारी नहीं होता है। तो अगर हमारे सामने जो श्रोता बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, उनके पूर्व ज्ञान हमें पता नहीं है, वे कहाँ तक जाने हैं, हमने कहीं से भी बात शुरू की और कहीं पर भी खत्म कर दी, तो वे उस बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को संबद्ध नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, तो वो आपका पढ़ाया कार्यकारी नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा। तो बच्चों का वर्तमान स्तर क्या है, उसका निर्णय करने के बाद में अगर हम अपनी बात करेंगे तो बच्चे हमारी बात समझ पाएंगे। और ये पूर्व ज्ञान में अकेला विषय वस्तु की बात नहीं है, ये बच्चे हिंदी समझते हैं कि अंग्रेजी समझते हैं, गुजराती समझते हैं कि मराठी समझते हैं, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि वो जो 3 महीने का बच्चा है ना, उससे आप पानी, जल, पानी, सलिल, नीर, उदक, तोय, पानी के पर्यायवाची है ना, इन शब्दों का प्रयोग करोगे तो समझ जाएगा वो। उससे तो कहोगे मम मम, वो समझेगा। तो हमें उसका स्तर क्या है, इसका निर्णय पहले करना पड़ेगा, तब हमारी बात उस तक पहुंचेगी। विषय को इस प्रकार उठाना चाहिए कि छात्रों में प्रस्तुत विषय को जानने की जिज्ञासा जागृत हो। क्या ये बात अपन कई बार कर चुके हैं कि बात को इस तरह से उठाओ कि उन्हें आपकी बात वो फिर बहुत ध्यानपूर्वक सुने। टोडरमल जी ने कहा, मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ करके। अच्छा, आप कौन है भैया? आप अपना परिचय दो। बैठो बैठो, कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर XYZ, दिस, ये डिग्री अपने। तू जानता है तेरी हैसियत क्या है? तू समझ रहा है अपने आप को, मैं बहुत चौड़ा और बाजार सकड़ा, मैं कोई चीज हूं, ये समझ रहा है? तुझे पता है अपनी हैसियत क्या है? इस ब्रह्मांड में तेरी हैसियत क्या है? जानना चाहता है? तो हम आज इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको हमें 6 द्रव्य की, विश्व की चर्चा करनी है, तो यहां से बात उठाओ कि विश्व कितना बड़ा है और उसमें तेरा स्थान क्या है। तो जब उसको बताओ कि तेरा स्थान क्या है, तुझे पता करना तेरी हैसियत क्या है, तो अब वो जागरूक हो जाएगी। जहां मैं की बात आती है, इस आदमी के कान खड़े हो जाते हैं। तो बात को जिज्ञासोत्पादक ढंग से, जो बात आप करने जा रहे हो, उस बात को सुनने के लिए आपके श्रोता, आपके छात्र लालायित हो जाएं, बात को इस प्रकार से उठानी चाहिए, तो आप एक सफल शिक्षक और सफल वक्ता बन सकेंगे। छात्रों के साथ प्रत्येक तरह के संवाद में प्रश्नोत्तर हमेशा सामूहिक होने चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। 2-3 कल चर्चा की थी ना, प्रश्न सामूहिक क्यों होना चाहिए? ताकि सभी लोग सावधान रहें। तो एक काम करो ना, प्रश्न भी सामूहिक हो जाए, उत्तर भी सामूहिक हो जाए, इसमें क्या नुकसान है? इसमें लिखा है कि प्रश्न सामूहिक होना चाहिए, उत्तर व्यक्तिगत। अब सामूहिक उत्तर हो जाए तो क्या होगा? ये होगा कि आप जीव हैं अजीब, सब लोग एक साथ बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे जीव हैं, कुछ लोग बोलेंगे अजीब हैं, पता ही नहीं लगेगा कौन क्या बोल रहा है। इस बात का पता ही नहीं लगेगा कि कौन क्या बोल रहा है। इसलिए जवाब व्यक्तिगत होने चाहिए और प्रश्न सामूहिक होना चाहिए। 2-3 छात्रों द्वारा सही जवाब न मिलने पर ऐच्छिक उत्तर पूछना चाहिए। समझे ना? शुरू में पूछे, प्रश्न पूछा तो जिसने हाथ खड़ा किया उससे जवाब पूछने की जरूरत नहीं, उसे तो पता है। जिसने हाथ खड़ा नहीं किया है उससे पूछो, तो वो कहाँ अटक रहा है इसका ज्ञान हो। तो अगर लोगों को समझ में, इसको नहीं समझ में आई, इसका मतलब और भी लोग ऐसे होंगे जिन्हें बात समझ में नहीं आई होगी, तो हम उस बात को और एक्सप्लेन करें। अगर हमें ये पता लगे कि सबको बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ जाएं। तो अब हमने सवाल पूछा, 3 लोगों से पूछा, 3 लोगों से सही जवाब नहीं मिला, तब फिर
पूछना चाहिए अच्छा बताओ कौन जवाब देगा, जो हाथ खड़ा करे फिर उससे पूछना चाहिए। इससे कक्षा को सदैव जागरूक रखा जा सकेगा, छात्रों की सक्रिय सहभागिता होगी और संकोची विद्यार्थियों की हिचक को कम करने में मदद मिलेगी। सरलता से कठिनता की ओर जाना चाहिए। जब हम किसी विषय को स्पष्ट कर रहे हैं तो हमें सरलता से शुरुआत करनी चाहिए, फिर उसकी गहराई में जाना चाहिए। इसी तरह से जीव उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाना चाहिए और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। अगर हम सीधे पर से भिन्न और पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा की बात करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। सरलता से कठिनता की ओर जाना, अगर मान लीजिए हमें भेद विज्ञान करवाना है तो भेद विज्ञान की हम शुरुआत कहां से करेंगे कि आत्मा ये पर्याय से भी भिन्न है, तो बात समझ में आएगी क्या? तो सरलता सबसे पहले कि ये जो हम मानते हैं कि मैं परमात्मा प्रकाश हूं, अभी हम में ये भेद नहीं है हमारे दिमाग में कि ये जो देह है ये अलग है और इसके अंदर विराजमान भगवान आत्मा अलग है, और इन दोनों का मिलकर के जो एक क्षेत्रावगाह संबंध बना है, इस देह के एक क्षेत्रावगाह संबंध का मतलब क्या? एक क्षेत्र में अवगाह माने रहना। तो ये जो शरीर जिस क्षेत्र में है, आकाश के जिन प्रदेशों में है, उसी प्रदेश में आत्मा है। इस संबंध को बोलते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। तो अगर हमें भेद विज्ञान करवाना है तो भेद विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होगी? पहले तो इससे होगी ये टेबल अलग है और मैं अलग हूं। क्यों? क्योंकि ये टेबल अजीब है और मैं जीव हूं। अब मैं जीव हूं, क्या ये बात सही है? इस स्टेज पर तो सही है। जब बात टेबल के बीच में और मेरे बीच में हो रही है तब बात सही है कि टेबल अजीब है और मैं जीव हूं। पर अब इससे एक कदम आगे बात बढ़ेगी तो इस मैं के अंदर भी जो ये शरीर है ना, ये अजीब है और मैं जो आत्मा हूं वो जीव हूं। तो वो ये शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है। और फिर आत्मा, अब आत्मा में भी, आत्मा तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, परंतु उसकी ये जो अभी मिथ्यात्व की पर्याय है ना, अभी मिथ्या दृष्टि है जीव, तो ये मिथ्यात्व तो ये पर्याय है, ये सदा काल रहने वाली नहीं है। ये मिथ्यात्व की पर्याय पलट करके सम्यक दर्शन की पर्याय हो जाएगी, परंतु आत्मा तब भी रहेगा। इसलिए मैं जीव द्रव्य भिन्न हूं और ये पर्याय भिन्न है। तो बात की शुरुआत टेबल और कुर्सी में भिन्नता से होगी और बाद में पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा की बात। इस तरह सरलता से कठिनता की तरफ जाना चाहिए और इसी तरह उदाहरण से सिद्धांत की तरफ। ये उदाहरण दिया ना टेबल का और मेरा, तो सरलता से कठिनता की ओर जाना चाहिए, उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाना चाहिए और ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना चाहिए। अगर हमें शेर समझाना है तो शेर तो इस बच्चे ने कभी देखा नहीं है, क्योंकि शेर जंगल में रहता है और हम कभी जंगल में गए नहीं है। और बिल्ली रोजाना हमारे घर के चक्कर लगाती है, उस बिल्ली से बच्चा परिचित है। तो शेर को समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि जो आपने बिल्ली देखी है, बस इसको बिल्ली को ही बड़ा कर दो तो वो शेर हो जाएगी। तो जो चीज परिचित है उससे जो चीज अपरिचित है उसका ज्ञान कराना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए। जैसे 7 तत्व है, 7 तत्व कौन कौन से हैं? क्या गलती हुई? सवाल जवाब व्यक्तिगत होना चाहिए, ठीक है ना, सभी को साथ में नहीं बोलना चाहिए। तो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये तो अमूर्त हैं,
दिखाई नहीं देते हैं, तो इसको नाव के उदाहरण से सिखाते हैं। नाव का उदाहरण सुना होगा ना, कि नाव में छेद हो गया और उसमें पानी आने लगा, तो उसको कहते हैं, पानी को आने को बोलते हैं आश्रव। तो इस तरह से जब आत्मा पुण्य पाप के भाव करता है तो कर्म आते हैं, उसका नाम हुआ आश्रव। फिर वे कर्म, जैसे पानी अंदर प्रवेश कर गया और उसी में भर जाता है नाव में, तो वो भाव भर गया ना, वो बंध गया, पानी वो बंद हो गया। इसी तरह ये कर्म आते हैं और आत्मा में संचित हो जाते हैं, ये बंद। फिर हमने उसको छेद को हाथ से ढक करके बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया, पानी का आना रुक गया, तो वो पानी का संबर हो गया। इसी प्रकार हमने आत्मा में कर्मों का आना रोक दिया, आत्मा परमात्मा के स्वरूप के चिंतन के साथ, तो वो संबर हो गया। फिर हमने उलीच करके पानी बाहर फेंकना शुरू कर दिया, वो क्या हो रही, नाव से पानी की निर्जरा हो रही है। इसी तरह से अब कर्मों का आना तो बंद हो गया, जो कर्म हमारे सत्ता में पड़े हैं वे उदय में आकर के खिर जाएंगे, वो उसकी निर्जरा हो गई। और जब सारे ही कर्म खत्म हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। जब हम पूरा पानी निकाल कर बाहर कर देंगे तो नाव का मोक्ष हो जाएगा। तो नाव मूर्त है, पानी मूर्त है, दिखाई देने वाली चीज है, और ये अमूर्त है। तो मूर्त के उदाहरण से अमूर्त की सिद्धि करना। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में ही कुछ अपने अपने अलग पारिभाषिक शब्द होते हैं, जिनको जाने बिना तत्संबंधी विशेष कथन का भाव भाषित होना संभव नहीं है। शिक्षण पद्धति में भी कतिपय विशेष शब्दों का प्रयोग विशेष अर्थ में होता है, जिसका ज्ञान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को होना आवश्यक है। वीतराग विज्ञान प्रशिक्षण में प्रयोग में आने वाले प्रमुख पारिभाषिक शब्दों को यहाँ दो भागों में विभक्त किया जा रहा है। पढ़ाई जाने वाली पद्धति में प्रयुक्त सोपान और सामान्य पारिभाषिक शब्द। अब ये जो शिक्षण पद्धति हम सीख रहे हैं, देखिए, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो उसके पारिभाषिक शब्द होते हैं, इंजेक्शन, सिरिंज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। ये एक ऐसे कॉमन शब्द हैं, पेन किलर, ये ऐसे कॉमन शब्द हैं जिन शब्दों का परिचय हमें होना जरूरी है। अब हम शिक्षण पद्धति सीखने जा रहे हैं, तो इस फील्ड के भी कुछ अमुक शब्द हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ एपरेटस हैं, उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। इसमें आगे बहुत सारे पारिभाषिक शब्द दिए हुए हैं। इसमें से कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि हमें प्रयोग में लाने हैं, जैसे कि आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषण, बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ये सारे काम तो हमें क्रियान्वित